पर आपने अपने अपलाइन से बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, और आजकल ऐसा कोई ज्ञान है नहीं जो मैं आपको दे नहीं सकता, या जो ललित जी आपको नहीं दे सकते, या सुरेंद्र जी नहीं दे सकते, जो गूगल पे अवेलेबल ना हो। दुनिया का हर ज्ञान गूगल पे अवेलेबल है। एक एंटर मारेंगे, मैं एक कहानी सुनाऊंगा, गूगल 50 कहानियां सुना देगा। लेकिन सीखने समझने वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको अब बताने वाला हूं। टीम की इंपॉर्टेंस है कि नहीं? कम ऑन, अरे जोर से बोलो, है कि नहीं? लेकिन टीम के साथ रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाऊंगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। यह बात है कोई 2005 की। तो 2005 के अंदर ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी वो अनडिफीटेबल थी। आपको, आप में से कितने लोग क्रिकेट खेलने देखने के शौकीन हैं? तो जल्दी समझ में आएगा। 2005 ललित जी, ऑस्ट्रेलिया वाज अनबीटेबल। रिकी पॉन्टिंग की कप्तानी थी, 2-3 वर्ल्ड कप जीत चुके थे। उनको लगता था कि अब हमको दुनिया में कोई, मतलब ऑस्ट्रेलिया जाने का मतलब था कि आप पूरी तरह से हार के, मैं ठीक कह रहा हूं, चाहे कोई भी टीम ऑस्ट्रेलिया गई, उन्होंने उसको धो के वापस। तो 2005 के टॉप पे ऑस्ट्रेलिया टीम का जो शबाब था वो बिल्कुल पीक पे था। उन्होंने कहा यार कुछ नया करते हैं। इंडिया आती है, हरा के भेज देते हैं, पाकिस्तान आती है, हरा के भेज देते हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आती है, हरा के भेज देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने खुराफात की। क्या खुराफात की? उन्होंने आईसीसी को एक लेटर लिखा। आईसीसी को ये बोला कि हम अब कंट्री से लड़के हार चुके हैं, इनको क्या हराएं, बच्चे हैं हमारे आगे, तुम एक काम करो, वर्ल्ड 11 बनाओ। वर्ल्ड 11, दुनिया के जो दिग्गज खिलाड़ी हैं उन सबको इकट्ठा करके एक टीम तैयार करो। यानी वेस्ट इंडीज से कुछ उठाओ, इंडिया से उठाओ, पाकिस्तान से उठाओ, श्रीलंका से उठाओ, तो ऐसे करके कंबाइंड टीम बनाओ, हम उससे लड़ेंगे, तब मजा आएगा। ये बच्चों को हराने का मन करता नहीं है। अब अहंकार देखो कहां पहुंच गया कि हम देश से नहीं लड़ेंगे, अब दुनिया से लड़ेंगे। ओके, आईसीसी के पास लेटर गया तो आईसीसी को लगा यार बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका टीआरपी बड़ा अच्छा जाएगा, उनको तो धंधा करना था। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेट्स डू इट। तो आईसीसी ने क्या किया दोस्तों? आईसीसी ने एक कमेटी बनाई, एक कदम लेके चलो। तो आईसीसी ने एक कमेटी बनाई वर्ल्ड 11 की, जिसमें सुनील गावस्कर भारत से थे, अथरटन इंग्लैंड से थे, रिचर्ड हेडली न्यूजीलैंड से थे, क्लाइव लॉयड वेस्ट इंडीज, जॉन टी रोड साउथ अफ्रीका, डिसिल्वा श्रीलंका से। ये वो 6 लोग थे जो उस वक्त लेजेंड थे, आज भी लेजेंड है। तो इनकी एक कमेटी बनाई। कमेटी क्या करेगी? टीम सिलेक्ट करेगी कि तुम पूरी दुनिया के जो दिग्गज लोग हैं उनको छांटो और एक वर्ल्ड 11 बनाओ, जिससे ऑस्ट्रेलिया की टीम आपस में मुकाबला करे। तो 3 महीने की रिसर्च के बाद आईसीसी वर्ल्ड 11 ने टीम दिखाई कि ये टीम है जो अब ऑस्ट्रेलिया से टक्कर करेगी। और वो टीम थी कुछ इस तरीके की। आईसीसी वर्ल्ड 11 वनडे का स्क्वाड अलग था और टेस्ट क्रिकेट का स्क्वाड अलग था। अब ध्यान से देखना टीम, और टीम में क्या क्या धुरंधर है। अफरीदी, ये वनडे की टीम है। शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, फ्लिंटॉफ, गिब्स, कैलिस, लारा, मुरलीधरन, पीटरसन, पॉलक, संगकारा, सहवाग, तेंदुलकर, विटोरी, एक ही टीम में। टेस्ट मैच की टीम और खतरनाक, बाउचर, द्रविड़, फ्लिंटॉफ, हेमिसन, कैलिस, लारा, मुरलीधरन, पॉलक, सहवाग, स्मिथ, लारा और तेंदुलकर एक ही मैच। आईपीएल तो बाद में शुरू हुआ, ये 2005 की बात कर रहा हूं। अब ये टीम ऐसी थी जो दुनिया के किसी भी टीम को मतलब मसल सकती थी यार। हरा देना तो बहुत अंडररेटेड वर्ड है, मसल सकती थी। तो ऑस्ट्रेलिया तैयार थी वर्ल्ड 11 से टक्कर लेने के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का अहंकार पूरे शबाब पे था। उन्होंने कहा क्या देश वर्ल्ड 11 से लड़ेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, याद करिएगा, मैं आपको सिखा रहा हूं टीम वर्क, द पावर ऑफ टीम वर्क इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, कितने काबिल हो, कितना अच्छा बोलते हो, कितना होल्डिंग हो आपका सोशल मीडिया पे, यू आर जीरो विदाउट योर टीम। टीम ही है जो पार लगाएगी। भगवान राम अकेले कर नहीं सकते थे, बानर भालू चाहिए ही थे उनको भी। तो टीम तो सबको चाहिए ना यार, कोई आदमी अकेला काम नहीं कर सकता है, सबको टीम का जरूरत है। लेडीज एंड जेंटलमैन, 3 वनडे 1 टेस्ट मैच का ऐलान हुआ। आईसीसी ने ऐलान किया कि 3 वनडे खेले जाएंगे, 1 टेस्ट मैच। और टेस्ट मैच 5 दिन का होता है, लेकिन ये टेस्ट मैच 6 दिन चलेगा, क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट है और सारे इतने दिग्गज लोग खेल रहे हैं। तो 5 दिन में मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। 6 दिन, ओके ठीक। 3 वनडे 1 टेस्ट मैच। ऑस्ट्रेलिया का अहंकार पूरे शबाब पे वर्ल्ड 11 लड़ाई करने को तैयार। पहला मैच खेला गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको कहानी जल्दी बताता हूं और उसके स्कोर पे ले जाना चाहता हूं। पहला स्कोर, एक एंटर मार देगा मेरे दोस्त तो पहला स्कोर दिख जाएगा।
फर्स्ट ओडीआई ऑस्ट्रेलिया ने 255 बनाए, आईसीसी वर्ल्ड 11 162, ऑस्ट्रेलिया वॉन बाय 93 रन। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड 11 को पेल दिया। वर्ल्ड 11 पूरे 50 ओवर भी खेल, वो वर्ल्ड 11 जिसमें दुनिया के दिग्गज तोपें दहाड़ रही थी, वो वर्ल्ड 11 जिसके नाम से दुनिया कांप जाती थी, ऑस्ट्रेलिया जैसी एक कंट्री ने उसको बुरी तरह से हरा दिया। तो लोगों का लगा अभी शुरुआत है, अभी थोड़ा सा सेटिंग होने में दिक्कत हो रही है, दूसरे मैच में तो वर्ल्ड 11 पेल देगी ऑस्ट्रेलिया को। दूसरा मैच हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन, और दूसरे मैच का स्कोर आपकी स्क्रीन पे। ऑस्ट्रेलिया 328 फॉर 4, आईसीसी वर्ल्ड 11 273, ऑस्ट्रेलिया वॉन बाय 55 रन। ऑस्ट्रेलिया फिर से दूसरा मैच जीत गई। वर्ल्ड 11 पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल सके, नो प्रॉब्लम। तीसरा प्रतिष्ठा का सवाल था कि अब करो या मरो, बहुत बेइज्जती होगी। इस वक्त तो ऑस्ट्रेलिया को ऐसे हराओ ताकि दोनों मैच का बदला लिया जा सके। तीसरे मैच का स्कोर आपकी स्क्रीन के ऊपर। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑस्ट्रेलिया वॉन बाय 156 रन्स एंड यू विल बी सरप्राइज कि तीनों ही मैच में आईसीसी वर्ल्ड 11 की टीम 50 ओवर नहीं खेल सकी। हर मैच में 50 ओवर से टीम पहले ही सिमटती जा रही थी। वो टीम जिसमें दिग्गज खिलाड़ी खेल रहे थे, वो टीम जिसके एक एक खिलाड़ी पूरी पूरी टीमों पर भारी पड़ते थे। अगर सचिन तेंदुलकर अकेले पूरी टीम पर भारी थे, ब्रायन लारा अकेले पूरी टीम पर भारी थे, शोएब अख्तर अकेले पूरी टीम पर भारी थे। एक एक दिग्गज, एक एक मोती ऐसा था जिसकी कोई कीमत ही नहीं थी। लेकिन जब सबको इकट्ठा किया गया तो हालत खराब हुई। तीनों के तीनों मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गया, नो प्रॉब्लम। चौथा टेस्ट मैच बचा था, इनको लगा कि अब बदला लेंगे, नो प्रॉब्लम। चौथे टेस्ट मैच का स्कोर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ऑस्ट्रेलिया वॉन बाय 201 रन्स लेडीज एंड जेंटलमैन। ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 345, 199, आईसीसी वर्ल्ड 11 199 एंड 144 ओनली। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड 11 को धोया नहीं, उनको औकात बता दी। अब ये कहानी सुनाने के पीछे मैं आपको क्या बताना चाहता हूं वो बता रहा हूं, आप उसको सुनना ध्यान से मेरी बात। डायरेक्ट सेलिंग में हर आदमी कामयाब होना चाहता है, लेकिन 99.9% लोग कामयाब नहीं होते। और जो लोग कामयाब नहीं होते उसमें 90% टैलेंटेड लोग हैं जो कामयाब नहीं होते। दुख इस बात का है, इस बात का दुख नहीं है कि नालायक थे और इसलिए फेल हो गए। इस बात का दुख है कि लायक थे और कुछ नहीं कर सके। कारण सुन बता रहा हूं आपको, आपकी स्क्रीन के ऊपर। रिकी पॉन्टिंग ने वर्ल्ड 11 को हराया बहुत बुरी तरह से। लेसन दे रहा हूं आपको, घर लेके जाइए। ये एक लेसन आपकी सारी डायरेक्ट सेलिंग की जो नॉलेज है ना उसके बराबर होगा मेरे दोस्त। आपने आज तक डायरेक्ट सेलिंग में जो सीखा है, दिस वन लेसन इज इक्वल टू ऑल द लर्निंग्स। आपकी स्क्रीन के ऊपर पलटो। डेफिनेशन ऑफ अ विनिंग टीम। विनिंग इज नॉट अबाउट हैविंग टैलेंटेड टीम, इट्स अबाउट अलाइनिंग ऑर्डिनरी टीम। टैलेंटेड लोग आपकी टीम में हो, उससे आप मैच जीतोगे कभी नहीं होता। आपकी टीम में ऑर्डिनरी लोग होने चाहिए, लेकिन वो अलाइन होने चाहिए, आपस में गुथे हुए होने चाहिए। उनका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ जबरदस्त होना चाहिए, उनकी फीलिंग एक दूसरे के साथ जबरदस्त होनी चाहिए। टैलेंट का कोई मतलब ही नहीं है इस पूरे देश में। मैं 25 साल से घूम रहा हूं मेरे दोस्त, दुनिया की टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूं, उन कंपनी के साथ काम करता हूं जो 30,000 40,000 करोड़ का बिजनेस कर रही हैं, और मैं उनके बोर्ड रूम में बैठ के उनको कंसल्ट करता हूं कि और धंधा कैसे बढ़ाया जा सकता है। मैंने ये नोटिस किया है पिछले 10 साल में कि जितने भी लोगों ने बड़े बड़े एम्पायर सेट किए हैं, ऑर्डिनरी लोग, 100% ऑर्डिनरी लोग हैं। लेकिन उनकी जो ऊपर की 20-25 लोगों का टीम है ना, इतनी खतरनाक बॉन्डिंग है कि आंख के इशारे से समझते हैं कि सामने वाले को क्या चाहिए। और टैलेंटेड लोग सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, क्योंकि टैलेंटेड लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वो सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। उनको अहंकार गुरूर रहता है कि हम सिस्टम के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम तो हम हैं, बाकी पानी कम है, हमें मत बताओ क्या होता है, हमने दुनिया देखी है, हमारे बाल यूं ही धूप में सफेद नहीं हुए। ऐसे ऐसे डायलॉग उनके पास होलसेल में है। लेडीज एंड जेंटलमैन, डायलॉग से कुछ नहीं होता अगर आपके बैंक में पैसा ही ना हो। और मेरा ऐसा मानना है कि आपकी नॉलेज जब तक आपके बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट नहीं करती तो वो लायबिलिटी है, असेट कभी नहीं होती। आपकी नॉलेज अगर आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रही तो वो कूड़ा है, उसको तुरंत जला देना चाहिए और कहीं और से बढ़िया ले लेनी चाहिए। आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान
आपको पैसा ही कमा के नहीं दे रहा, आपको गाड़ी ही नहीं दे रहा, आपको लग्जरी लाइफ ही नहीं दे रहा, तो उस कान का अचार डालना है क्या? उसको फेंकना है, नया लेना है, नया गैदर करना है, नया पेज लिखना है, नया भरना है। टैलेंटेड लोग नहीं चाहिए आपको टीम में। ऐसा मत सोचना कि मेरी टीम में ये लड़का आया बड़ा टैलेंटेड है, जीरो हो जाएगा अगर सिस्टम खराब है। अच्छा से अच्छा बीज भी सही मिट्टी ना मिलने के कारण मर जाता है। अच्छे से अच्छा बीज भी सही मिट्टी सही वातावरण ना दो, मर जाएगा। ऑर्डिनरी बीज को सही मिट्टी दो, सही वातावरण दो, वो फल देगा, 200% फल देगा। तो डायरेक्ट सेलिंग का जो सबसे गूढ़ मतलब है वो है टीम। टीम के साथ आपका बॉन्डिंग, और टीम में टैलेंटेड लोगों को ढूंढने की कोशिश मत करना, ऑर्डिनरी लोगों को ढूंढना, उनको अलाइन करने की कोशिश करना। और जिस दिन आपको ये गुण आ गया, ये बहुत लंबा टॉपिक है, कैसे होगा ये लंबा प्रोसेस है, 8-10 घंटा मैं इसके ऊपर बात कर सकता हूं और वो गलतियां बता सकता हूं आप लोगों को जो अक्सर लोग होलसेल में करते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम अभी नहीं है। कभी फिर मौका लगा तो शायद इस विषय में डीप में घुसूंगा और आपको बताऊंगा। दूसरा लेसन इसी कहानी के अंदर आपको देता हूं। इट्स नॉट अबाउट पोटेंशियल, इट्स मोर अबाउट अलाइनमेंट। पोटेंशियल से, अगर पोटेंशियल से पैसे आते होते ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं यहां खड़ा ही नहीं होता। पोटेंशियल से पैसे नहीं आते मेरे दोस्त, इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो कि दुनिया में वो लोग कमाते हैं पैसा जिनके पास पोटेंशियल नहीं। नहीं, दुनिया में वो लोग पैसा कमाते हैं जो सिस्टम के साथ अलाइन होते हैं। जो सिस्टम के साथ अलाइन नहीं है वो पैसा कमाएगा ही नहीं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इज ऑफ अ कैप्टन। सबसे बड़ा रोल है उस अपलाइन का, जो कैप्टन है, जो शिप को चला रहा है, जो जहाज का पायलट है, who can transform a ordinary looking team to become undefeatable। जब 2007 के अंदर धोनी वर्ल्ड कप लेकर आए तो धोनी की टीम बहुत ऑर्डिनरी थी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि वर्ल्ड कप जीत जाएगा। ऑर्डिनरी टीम को अनडिफीटेबल बनाने का काम करना पड़ता है किसको? तो कैप्टन के कंधे पे बहुत सारी जिम्मेदारी होती है यार, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बहुत उत्तरदायित्व होते हैं, उसको बहुत सारी चीजें सीखनी होती है, करनी होती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक कदम और आगे लेके चलता हूं। Don't become hero, become a role model for your team। इस बात को अच्छे से याद रखना कि जैसे जैसे लोगों को पैसा आता है डायरेक्ट सेलिंग में, उनका पतन शुरू हो जाता है इनडायरेक्टली। सुरेंद्र जी मेरी बात के इत्तेफाक रखेंगे, बड़े बड़े तुर्रम खां वो लोग जो कभी 10-10, 20-20 लाख रुपए महीना कमाते थे, आज वो नौकरी कर रहे हैं। 20-20 लाख रुपए महीना कमाने के बाद वो नौकरी पे चले गए। 20-20 लाख रुपए महीना का, और जिनकी कभी तूती बोलती थी, जिनके नाम मैं बड़े गर्व से लेता था, आज उनका भूत भविष्य वर्तमान सब मिट चुका है। बिकॉज जब पैसा आता है ना तो उसको हैंडल करना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और मैं फिर कहता हूं, पैसा तो हैंडल फिर भी हो जाता है, इज्जत हैंडल करना और साला मुश्किल काम है। इज्जत हैंडल नहीं होती। और डायरेक्ट सेलिंग की तो कहानी यही है कि जैसे ही आप अपलाइन बने, 10-20 हजार का चेक आया, कुछ नीचे ग्रुप में लोग जुड़ने शुरू हो गए, तो वो आपको ऐसा बिहेव कराते हैं, फील कराते हैं कि भारत में आपका जन्म नहीं हुआ, आपने अवतार लिया है। और आपको भी ऐसा लगने लगता है कुछ दिनों के बाद कि हम बायोलॉजिकल नहीं आए, भगवान ने हमें इसी काम करने के लिए चुना है। और आपके नीचे के कुछ लोग आपको ऐसा एहसास कराते हैं, अरे सर आप तो गजब ही हैं, आप जब बोलते हैं तो क्या ही बोलते हैं। वो ये समझ नहीं पा रहा कि तुझे चिंदू ये चढ़ा रहा है ऊपर, ये तुझसे प्लान दिलवाना चाह रहा है ताकि ये चुपचाप बैठ सके और मौज ले। तो वो एक समय के बाद, पैसा कमाने के बाद भूल जाता है कि इस बिजनेस में उसका काम क्या है। उसका काम हीरो बनने का नहीं है, उसका काम रोल मॉडल बनने का है। दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। हीरो बनने में और रोल मॉडल बनने में फर्क है। लोग भूल जाते हैं उनका काम क्या है। मैं उदाहरण देकर समझाता हूं। एक आदमी स्टेशन पे सर पे बोरा लिए, हाथ में 2 कंधे पे बैग लिए जा रहा था। ट्रेन ने सीटी मारी, ऊपर सर के ऊपर कुछ रखा है उसने, और शोल्डर पे ऊपर 2 बैग हैं, भार है बहुत। ट्रेन ने सीटी मारी, उसको लगा छूट जाएगी, भागना शुरू किया उसने, और भागना शुरू किया और भागना शुरू किया। ट्रेन ने भी अपनी रफ्तार पकड़ ली। तो ट्रेन के गेट के ऊपर एक आदमी खड़ा था। उसने लगा यार कि आदमी देखो कितना मेहनती है, बेचारा ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा है, मुझे उसकी हेल्प। तो वो भाग रहा था, ट्रेन भी भाग रही थी। तो ट्रेन के गेट से उसने बोला, आ जाओ बहादुर, आ जाओ बहादुर। बहादुर था, 2 कंधे सर पे और एक सर पे, भागा भागा, बहादुर आ जा, वो भागे जा रहा, बहादुर आ जा, बहादुर आ जा। बहादुर का हाथ पकड़ा और ट्रेन के बैठा।
पानी वानी पिलाया। भाई साहब ठीक हो? रोने लगा। तो बोला रोता क्यों है? बोला मैं ट्रेन पे चढ़ना ही नहीं चाहता था। और जोर से रोने लगा। बोला अब क्या हुआ? बोला जिसको चढ़ाने आया था वो तो प्लेटफॉर्म पे ही छूट गया आदमी। तो बोला उल्लू के पट्टे पे ट्रेन में चढ़ा क्यों? तो बोला आप भी ने कहा आजा बहादुर, आजा बहादुर, आजा बहादुर, बहादुर। मैं बहादुर बन गया और वो करने लग गया जो मुझे करना। एमएलएम में बहुत सारे बहादुर बन जाते हैं जो ट्रेन पे चढ़ जाते हैं, जो उनको चढ़ना। डिटेल में समझाने का मत बोलना, इतने में तुम समझ गए होगे सब। वो कहते हैं ना कि लोहे को सिर्फ उसका जंग खुद ही खराब करता है, कोई नहीं करता। मैं एमएलएम में 25 साल में बहुत लोगों को मिला हूं, जानता हूं, और मैं कभी कभी उनको देखता हूं तो मुझे लगता है कि काश इसने ये दो चीजें नहीं की होती तो आज ये दुनिया को रूल कर रहा होता। काश ये नहीं करता ऐसा तो ये दुनिया को रूल कर रहा होता। डायरेक्ट सेलिंग ऑर्डिनरी लोगों का ही बिजनेस है भैया। यहाँ कोई टैलेंटेड लोग नहीं चाहिए। टैलेंट में सब आईएएस आईपीएस हो जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग उन लोगों का, हमारे ऐसे लल्लू लोगों का काम है जिनके पास कोई काम नहीं था और डायरेक्ट सेलिंग में आ गए और अपनी किस्मत आजमाने बैठ गए। यहाँ पर ऑर्डिनरी लोग अलाइन हो जाएं तो क्या कमाल हो सकता है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए, इस टॉपिक को क्लोज कर रहा हूं। छोटा सा उदाहरण, मैं अभी गुजरात में था कोई 5 दिन पहले, वहां भी मैंने एग्जांपल दिया, आपको दोबारा देता हूं। अलाइनमेंट का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है व्हाट्सएप? अलाइनमेंट का सबसे बड़ा एग्जांपल यह है कि 2 लोग गुजरात से दिल्ली आए 15 साल पहले। गुजरात से 2 लोग आए दिल्ली 15 साल पहले, साला जा ही नहीं रहे। फेविकॉल की तरह, और मुझे लगता है अगले 5000 साल जाने वाले भी नहीं है। See the power of alignment. When only 2 people are aligned, they can rule the world. सिर्फ 2 लोग, ऐसा नहीं है कि वो जितने टैलेंटेड है उतना टैलेंट हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं होगा। लेट मी मेक यू क्लियर, उनसे ज्यादा टैलेंटेड लोग उनके नीचे उनको नमस्ते करते होंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, टैलेंट का कोई लेना देना नहीं है, अलाइनमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर 2 लोग अलाइन हो जाएं तो पूरे देश को रूल कर सकते हैं मेरे दोस्त। आपकी टीम में अगर 8-10 लोग अलाइन हो जाएं तो क्या नहीं कर सकते यार। अलाइनमेंट इंपॉर्टेंट है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स ऑल अबाउट अलाइनमेंट, इट्स नॉट अबाउट टैलेंट।